Hello, my friends. Welcome to ADDA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I am your mentor Veer and I am here with a very important session for the regulatory and banking aspirants. जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने जो है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया की जो रिपोर्ट है बेसिकली वो यहाँ पे पब्लिश कर दी है, ठीक है। और उस रिपोर्ट के जो मेजर क्रक्स पॉइंट्स है वो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को मेंशन किया है क्विक रिवीजन इसलिए क्योंकि देखिए रिपोर्ट अभी आई है, इट्स काइंड ऑफ ए बल्कि रिपोर्ट, 220 प्लस पेजेस की रिपोर्ट है, तो कंप्लीट कवरेज में इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो तब तक आप लोगों के लिए खासकर रेगुलेटरी एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो बल्कि रिपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में आई थिंक क्विक रिवीजन वुड बी सफिशिएंट एनफ। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले क्विक रिवीजन एक बार जल्दी से कर लेते हैं, देन बल्कि सेशन भी हम कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड वो जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको दबा दो, ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहें, इस तरह की वीडियोस का रेफरेंस आपको मिलता रहे। एंड दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जल्दी से हमारा ADDA 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है फ्री, तो जल्दी से ऐप को भी डाउनलोड कर लो। चलिए आते हैं फिर सेशन पे, जल्दी से बात करेंगे सेशन के बारे में। तो देखिए आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिख जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आप देखो इसको और कहां से डाउनलोड कर सकते हो, तो अगर आप बेसिकली पब्लिकेशन सेक्शन में जाओगे तो रिपोर्ट्स में आपको दिख जाएगी, एनुअल सेक्शन में रिपोर्ट ऑन ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ये रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो here is the report. तो report on trend and progress of banking in India 2023-24. Today, in compliance with Section 36 of the Banking Regulation Act, the Reserve Bank of India has released this report. This is basically an annual report जो यहाँ पे publish की जाती है। Annually ये report यहाँ पे publish की जाती है, दिसंबर में आपका पूरा डाटा आता है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के कुछ जो इंपॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट्स हैं जहां से जनरल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो वो यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो यहाँ पे मेंशन है उनके बारे में भी एक बार हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, रोबस्ट क्रेडिट ग्रोथ लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ड्यूरिंग 23-24। बेसिकली क्या है, ये जो पॉइंट है ये समझाता है कि जो बैंक्स का बिजनेस ग्रोथ है, क्योंकि क्रेडिट का एक्सपेंशन हुआ है, ग्रोथ रही है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट भी यहाँ पे एक्सपेंड हुई है। बैलेंस शीट बोले तो जो बैंक्स के लायबिलिटी एसेट्स हैं उनमें भी एक इंक्रीमेंट देखा गया है, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। देन अगर हम बात करें, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वाज 16.8% एट द एंड ऑफ सितंबर 2024, विद ऑल द बैंक ग्रुप्स मीटिंग द रेगुलेटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड द कॉमन इक्विटी टियर 1 रिक्वायरमेंट रेशियो। अब ये पॉइंट को थोड़ा सा मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या है कि देखिए बैंक्स लोन देते हैं तो वहां पे क्रेडिट रिस्क होता है। बैंक्स जब सामने वाले को लोन देंगे तो अगर वो लोन में डिफॉल्ट कर जाता है तो वहां पे क्रेडिट रिस्क होता है, और क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप एक कैपिटल मेंटेन रखें अपने पास। तो उस कैपिटल को हम मेंटेन करते हैं थ्रू कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी हम बोल देते हैं, या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट भी रेशियो हम उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो बेसल के अकॉर्डिंग और आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो आपको मेंटेन करना होता है बेसल के अकॉर्डिंग 8% और आरबीआई के अकॉर्डिंग आपको 9% मेंटेन करना होता है। लेकिन अगर आप यहां पे देखो हम कितना मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज 16.8% एट वाज दिस डाटा एज ऑन सितंबर 2024। तो काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। हमारा रिस्क जो है वो काफी कंट्रोल्ड है, हमारे बैंक्स फाइनेंशियली साउंड लगते हैं, एटलीस्ट इन द मैटर ऑफ क्रेडिट रिस्क, ठीक है। देन यहाँ पे एक और टर्म भी लिखी हुई है, कॉमन इक्विटी टियर 1। बेसिकली बेसल 3 ने क्या किया, जो आप कैपिटल मेंटेन करते हो वो पहले क्वांटिटेटिव थी, बेसल 1 बेसल 2 तक तो वो क्वांटिटेटिव थी, देन उसमें क्वालिटी भी ऐड कर दी गई। मैं आपको थोड़ा सा इसको जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं थोड़ा सा आपको इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इतने हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, हाँ चलिए ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, देखिए बेसल 1 एंड बेसल 2 ने बोला कि आपको क्रेडिट रिस्क मैनेज करना है तो आपको सीआरएआर मेंटेन करना होगा 8%। दिस वाज जस्ट क्वांटिटेटिव। देन बेसल 3 ने बोला, आई एम जस्ट राइटिंग इन शॉर्ट, कि आप ये जो सीआरएआर मेंटेन करते हो ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टियर 1 कैपिटल प्लस टियर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय आरडब्ल्यूए। अब ये टियर 1 कैपिटल क्या होती है, इस बार के आरबीआई के इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टियर 1 कैपिटल क्या है, टियर 2 कैपिटल क्या है। मैं मजाक नहीं कर रहा, इस बार के जो एस्पिरेंट्स इंटरव्यू में अपीयर हुए उनसे पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय टियर 1 कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय टियर 2 कैपिटल, ठीक है। तो टियर 1 कैपिटल आपकी वो कैपिटल है जो आप नॉर्मल ऑपरेशंस के टाइम पे यूज कर सकते हैं, बिजनेस का वो पैसा जो आप नॉर्मल ऑपरेशंस में यूज करके रिस्क को मैनेज कर सकते हो। और टियर 2 वो पैसा होता है जो कि आप जस्ट इन केस आपका बिजनेस वाइंड अप होता है या आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किए जाते हैं तो उस केस में ही आप यूज कर सकते हो,
ठीक है। T1 में अगर हम देखें इसमें हमारे इवन अगर हम देखें बैंक्स का जो पैसा है बहुत सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, तो कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्क्लोज रिजर्व्स, एंड देयर आर सर्टेन अनडिस्क्लोज रिजर्व जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं करते। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्क्लोज रिजर्व्स एंड अनडिस्क्लोज रिजर्व्स। जो डिस्क्लोज रिजर्व्स होते हैं वो जनरली T1 का पार्ट होते हैं लेकिन T2 का पार्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड जो अनडिस्क्लोज रिजर्व्स होते हैं वो सिर्फ T2 का पार्ट ही होते हैं कि अगर आप इंसॉल्वेंट होंगे तो उसी केस में आप वो रिजर्व्स यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना टेक्निकल एस्पेक्ट्स यहाँ पे इस बार इंटरव्यू में पूछे गए हैं, ठीक है। देन आपका RWA बेसिकली आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के बेसिस पे आपके एसेट्स को कैटेगराइज किया जाता है। मैं इसका बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा, जल्दी से खत्म करेंगे। RWA रिस्क वेटेड एसेट्स बेसिकली देखिए, अगर आप कुछ कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं तो आपने सपोज जितना लोन दिया, क्या सारे लोन पे कंसीडर करेंगे या जितना में रिस्क है जहां पे डिफॉल्ट हो सकता है उतना मेंटेन करेंगे? तो जितना आपका रिस्क है, जितने में आप रिस्क फेस कर सकते हो उतने ही एसेट्स को हम यहां पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो CRAR क्या होता है आपका T1 + T2 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स, और ये कितना होना चाहिए 8% से ज्यादा बेसल के अकॉर्डिंग, और देन RBI के अकॉर्डिंग 9% से ज्यादा। अब ये जो Tier 1 कैपिटल है इसको बेसल 3 ने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कॉमन इक्विटी Tier 1 एंड एडिशनल Tier 1, ठीक है। इस Tier 1 कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, कॉमन इक्विटी Tier 1 एंड एडिशनल Tier 1। इसका अगर मैं सिंपल वे में बोलूं तो ये वो कैपिटल है जो कॉमन इक्विटी Tier 1 जितनी लिक्विडिटी नहीं है। बेसिकली अगर आपको जरूरत पड़ती है तो इस 81 कैपिटल को आप कॉमन इक्विटी Tier 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इट इज सेपरेट फ्रॉम कॉमन इक्विटी Tier 1। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे SBI ने अभी रिसेंटली बॉन्ड्स इशू किए थे 81 बॉन्ड्स, तो हैं वो बॉन्ड्स दैट आर पार्ट ऑफ 81 कैपिटल, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उन्हें आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। दे आर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि इक्विटी कॉमन इक्विटी Tier 1, इसमें जनरली आपकी जो इक्विटी कैपिटल शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो यहां पे आता है, ठीक है। सो ये आपका यहां पे कॉमन इक्विटी Tier 1 जो 8% बेसल ने बताई है वो आप कितनी होती है, कोई मेरे को बताएगा? जल्दी से बोलो, एनीवन? ये टोटल 6% होती है, ठीक है। ये 6, ये 2, तो मिला के 8 हो गया एज पर बेसल। RBI के अकॉर्डिंग ये 7, ये 2, तो हो गया 9%। अब ये 7 में से कॉमन इक्विटी Tier 1 कितनी होनी चाहिए? 5.5%, एंड 81 कितनी होनी चाहिए? 1.5%, ठीक है। तो ये आपका सिग्निफिकेंस था इस पॉइंट का कि हम कैपिटल CRAR ओवरऑल लेवल पे भी बहुत अच्छी मेंटेन कर रहे हैं, 16%, वे अबव द 9%, एंड कॉमन इक्विटी Tier 1 5.5% जो मेंटेन करना है उससे भी वे अबव हम मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे ये रिपोर्ट कह रही है। मतलब हमारे बैंक्स में जो रिस्क है दैट इज वेल कंट्रोल्ड, खासकर अगर हम क्रेडिट रिस्क के बारे में बात करें। चलिए अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, अगर आपका डाउट आता है दोस्तों तो आई मे नॉट बी रिप्लाइंग, बिकॉज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो टाइम कम था, इसलिए मैं लाइव नहीं ले पाया सेशन, ठीक है। तो ये वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड है, भले ही आपको लाइव में दिख रहा हो। तो आपके कोई भी कमेंट डाउट आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा एंड आई विल बी देयर टू आंसर दैट, ठीक है। देन एसेट क्वालिटी हैज बीन इंप्रूव्ड विद ग्रॉस NPA रेशियो फॉलिंग टू इट्स लोएस्ट इन 13 ईयर्स, ठीक है, विच इज 2.7% एज ऑन मार्च 2024 एंड 2.5% फर्दर रिडक्शन हो गया है। तो देखो ग्रॉस NPA बेसिकली आपके टोटल NPA जो है वो उनमें कमी आई है, टोटल NPA जो बैंक्स के हैं उनमें कमी आई है, ठीक है। इसके बारे में आपसे एक एडिशनल पॉइंट जरूर बोलूंगा दोस्तों कि अभी मैं RBI कह रहा हूँ, अभी मैं अपना जो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेशन कर रहा था उसमें एक PIB पे भी एक डाटा आया था कुछ दिन पहले, उसमें जो ग्रॉस NPA उसके बारे में भी बात की हुई थी, इवन प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात हुई है। जो यहाँ पे अगर हम देखें इवन इस रिपोर्ट में भी हाईलाइटेड है कि बैंक्स का जो प्रॉफिट है वो लगातार 6 कंसेक्यूटिव ईयर में इंक्रीज हुआ है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई। अगर हम नेट प्रॉफिट देखें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सबका कंसोलिडेटेड मैनर में, तो PIB के अकॉर्डिंग इट वाज आई थिंक 1.4 लाख करोड़, जिसमें से उन्होंने 61,000 एज ए डिविडेंड पे किया है टू इट्स इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो विच इज ह्यूज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर आई थिंक इट वाज अराउंड 1 लाख, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सो दैट इज कि बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है यहाँ पे काफी इंप्रूव हुई है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में तो PIB पे भी डाटा शेयर किया हुआ था, वो हमने BNF में कवर किया हुआ है डाटा, ठीक है। इवन अगर हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बात करें तो उनकी बैलेंस शीट भी यहाँ पे एक्सपेंड हुई है, ठीक है। NBFCs की भी फाइनेंशियल जो ग्रोथ रही है वो काफी अच्छी रही है, डबल डिजिट ग्रोथ रही है। उनके भी जो NPA हैं वो कम डाउन हुए हैं, ठीक है। NPA क्या होता है, आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं,
ठीक है। इसमें एक मेजर रोल जो है आपके जो डिफरेंट लोन रिकवरी मैकेनिज्म है उनका रहा है। अब लोन रिकवरी मैकेनिज्म हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास बैड बैंक, एआरसीज, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर द सारफाइसी एक्ट है। सारफाइसी एक्ट खुद में एक लोन रिकवरी मैकेनिज्म है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है उसके अंदर बहुत सारा रिकवरी हुई है, ठीक है। इसके अलावा देयर आर लोक अदालत एंड ऑल। तो ये इवन अभी आरबीआई ने लास्ट टू लास्ट ईयर जो है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, वन टाइम कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द मैकेनिज्म जिससे आपकी लोन रिकवरी काफी इफेक्टिव हुई है और जिसकी वजह से आपके जो एनपीए हैं उनमें भी रिडक्शन आया है, ठीक है। तो ये आपकी क्विक समरी थी देखो दोस्तों इस रिपोर्ट की। बाकी इस रिपोर्ट में अगर आप देखो, पहले जब मैं इसको गो थ्रू कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा मैं ये रिपोर्ट नहीं एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। बस एनुअल रिपोर्ट में क्या हो जाता है, आरबीआई के सारे फंक्शनिंग के बारे में आ जाता है। ये दिस इज मोर अबाउट बैंक्स एंड देयर डिफरेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, ठीक है। डिफरेंट तरह के बैंक्स का क्या फाइनेंशियल बैलेंस शीट का क्या रहा है, वो सारे एस्पेक्ट यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो थी इसकी क्विक समरी। इसकी डिटेल्ड सेशन इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जरूर ले आऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम कम था, आई नो। बाकी इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप खुद से भी रीड करना चाहो तो आप बैंक्स में जो फ्रॉड्स हुए हैं उसके बारे में जो डाटा है आप गैदर कर सकते हो कि किस तरह के फ्रॉड जो है बैंक में हुए हैं, ठीक है। क्या ओवरऑल कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, तो दैट इज अगेन ए एरिया ऑफ कंसर्न जो हमें पता होना चाहिए। पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी के लिए मैं कहूँगा दिस वुड बी सफिशिएंट फॉर ऑल द बैंकिंग एग्जाम्स, ठीक है। रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए हम इसको आगे डिटेल में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए सेशन इतना ही। आई होप यू हैव एंजॉयड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स दैट वी हैव डिस्कस अबाउट दिस रिपोर्ट। बाकी कमेंट करते रहा करो, आप लोग के लिए मेजर अपडेट्स हम लेके आते रहेंगे। इसी के साथ सेशन करते हैं रैप अप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।